अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे मौसम के हवाले से। मानसून सीज़न जारी है और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें भी मुतवक्के हैं। पीडीएम में पंजाब का इस हवाले से कहना है कि मानसून बारिशों की शिद्दत में कमी के इम्कानात भी देखे जा रहे हैं। पंजाब के दरियाओं की अगर बात करें तो सैलाबी सूरत हाल अब नॉर्मल हो रही है। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल होता जा रहा है। और 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया झेलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के खदशे की पीडीएम की जानिब से खबरदार किया गया है। तो ये थी मौसम के हवाले से मुख्तसर सी सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। निगरान वजीर आज़म सियासतदान बना तो बर वक्त इलेक्शन वरना ताखीर का इम्कान। शहबाज शरीफ की भारत को बड़ी पेशकश। केपीके में दहशतगर्दी की लहर 500 जाने ले गई। रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा को फिर जमानत मिल गई। और दुनिया को उम्र रसीदा शख्स इंतकाल कर गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज स्पीकर चैम्बर में इत्तेहादी जमातों का इजलास होना है और इस इजलास में केयर टेकर सेटअप के लिए अहम मुशावरत होने जा रही है। इसके अलावा नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी में भी राब्ते हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब में कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी है, जिसमें लाहौर की नशिस्तें भी शामिल हैं। दूसरी जानिब राना तनवीर हुसैन कह रहे हैं कि अगर निगरान वजीर आज़म सियासतदान हुआ तो ही इलेक्शन वक्त पर होंगे, वरना ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। और फिर आजकल हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी कुछ एक्टिव हुए हैं, जो कि चेयरमैन पीटीआई को बड़े ही कीमती मशवरे देते नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन से कबल चेयरमैन पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करने का मशवरा दिया है। वैसे जो इस तरह के मशवरे हैं उन्हें तब देने चाहिए थे जब वो उनके साथ हुकूमत में मौजूद थे। हुकूमत के दिनों में ये मशवरे देने चाहिए थे। इसके अलावा सुना तो यही है कि वहाँ पर मशवरों की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खान साहब इतने आराम से किसी का मशवरा भी नहीं मानते। उधर सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुताल्लिक खुसूसी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, यह फैसला भी महफूज कर लिया गया है। और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी का अदम करार देने की दरख्वास्त पर जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई चेयरमैन जो इन दिनों बहुत सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, अब चेयरमैन पीटीआई ने केस में खुद बतौर गवाह पेश होने के बजाय अपने हक में गवाह लाने का ऐलान करते हुए ये कहा है कि इस्तगाज़ा के दोनों गवाह वफाकी हुकूमत की कठपुतली थे। ये सियासी बुनियादों पर दायर किया गया केस है, जो कि पीडीएम हुकूमत की जानिब जो है से किया गया है, और हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। सानिया 9 मई की बात करें तो जीआईटी ने 9 मई को जना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जुमे को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के बाद अब तुर्क सदर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और इस हुकूमत के आखिरी दिनों में जो हम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का दौरा है, पाकिस्तान को इस पर खासी तवज्जो मिल रही है। इस्लामाबाद में मिनरल समिट भी हुआ, जिसमें सरमायाकार कंपनी समेत जो गैर मुल्की सफ़ीर थे उन्होंने भी शिरकत की। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश की है और ये भी कहा है कि जो तनाज़ात का हल है, पुरअमन हल जो है, हम उस पर यकीन रखते हैं। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं और हमें अपने जो वसाइल हैं वो अवामी मफाद पर खर्च करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मुजीबर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके निगरान हुकूमत की बातें चल रही हैं, कौन निगरान हुकूमत संभालेगा, कुछ ही दिन में फैसला होता जा रहा है, लेकिन क्यों इतने ज़्यादा इब्हाम है इस मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इब्हाम तो पैदा होते जा रहे हैं, कुछ पैदा किए भी जा रहे हैं। अभी जब निगरान हुकूमत का मामला ज़ेर बहस है, तो फिर मर्दमशुमारी का मामला जो चढ़ गया है जी, कि क्या नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होंगे। तो अभी सीसीआई का इजलास भी होना है, उसमें ये फैसला करना है। अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होने हैं तो फिर नई हल्का बंदियां होंगी और फिर उसमें वक्त लगेगा और ताखीर हो सकती है। तो ये सारे सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं और इसीलिए ये
पेशगोइयां कर रहे हैं बाज तजियाकार कि भाई इंतखाबात जो हैं 2 महीने तो जरूर आगे हो जाएंगे। देखिए अब जब भी पर्दा उठेगा और हुकूमत कायम होगी, बिल्कुल शामी साहब जो तजियाकार हैं वो तो इस पर बात कर ही रहे हैं। अगर हम राना तनवीर हुसैन साहब की बात करें, वो इशारा देते नजर आ रहे हैं कि अगर कोई सियासतदान नहीं होगा तो फिर मजीद डिले भी हो सकता है। मंजूर वसान इस हवाले से ख्वाब देख रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि 2 साल का अरसा भी लग सकता है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो 2 साल तक चल सकता है। देखिए पाकिस्तान में तो कोई बात कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो हालात जो हैं वो संवर कर बिगड़ते और बिगड़ कर संवरते हैं और तरह तरह के अवामिल कारफरमा होते हैं। एक जो आइन में वाज़ेह तौर पर बातें लिखी हुई हों उन पर भी बहस शुरू हो जाती है। तो ये अगर सियासतदान होगा तो इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे और अगर सियासतदान नहीं होगा तो वक्त पर नहीं होंगे। ये राना तनवीर हुसैन साहब का दावा है, वो हमारे भी दोस्त हैं, एक पुराने सियासतदान हैं, लेकिन गैर सियासी कोई हो या सियासी हो, अगर इंतखाबात मुलतवी होने हैं और उनके अवामल जो बयान किए जा रहे हैं उनको बुरूए कार आना है तो फिर तो इंतखाबात आगे हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन आदमी ऊपर बैठा हुआ है और कौन आदमी जो है वो सियासतदान है या गैर सियासी शख्स है। शामी साहब, जिस तरह आप नई मरदमशुमारी के हवाले से बात कर रहे हैं, CCI का इजलास भी अभी होगा, बहुत कम दिन है हुकूमत के पास और यही कहा जा रहा है कि किस तरह से इस पर भी फैसला लिया जाएगा। हुकूमत जाते जाते बहुत से लूप होल्स छोड़ के जा रही है। पर वो तो अब हुकूमत के पास तो वक्त बड़ा कम था और मरदमशुमारी पर सूबों को एतराजात आते रहे, इसको निपटाते निपटाते जो है वो देर हो गई। अब मसला तो ये है कि अगर नई हल्का बंदियां होनी है और सूबों में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनका असर नौ तयन होना है और सूबाई नशिस्तों पर भी कोई गौर खौज होना है, तब्दीली होनी है, तो वो कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि उसके लिए तो आइन में तरमीम करना पड़ेगी। तो ये कई उलझने हैं, उनको कौन सुलझाएगा, कैसे सुलझेंगी, ये वक्त आने पर हमें पता चलेगा। कोई अदालत का दरवाजा खटखटाएगा तो वहां से कोई मसला हल होगा या मसला हल यानी नहीं होगा। तो मतलब ये सारे सवालात हैं जो जाने वाली हुकूमत है उसके वज़रा नहीं उठा दिए हैं और उन पर बहस जारी है। ठीक है शामी साहब, किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ अभी हम देख रहे हैं जो सियासी मंजरनामा है उस पर सिर्फ शहबाज शरीफ ही हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ बहुत देर से इनएक्टिव हैं। मरीम नवाज की अगर मैं बात करूं, आसिफ जरदारी की बात करूं, तो कोई वो माहौल लग नहीं रहा कि हम 3 महीने में इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। देखिए शहबाज शरीफ तो इसलिए एक्टिव है कि वजीर आजम है और बहुत से काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी कम मुद्दत में बहुत मंसूबे बनाए हैं, उनको अमली जामा पहनाया है। अभी आप देखिए कि हर तरफ चहल पहल है, गैर मुल्की जोमा आ रहे हैं, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, पाकिस्तान को ताउन का यकीन दिलाया जा रहा है, सरमायाकारी के वादे हो रहे हैं, ज़राअत के शोबे में, मादनियात के शोबे में एक नई दुनिया आबाद हो रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस जो है वो इस हवाले से हमें नजर आ रही है। बाकी जहाँ तक सियासी एक्टिविटी का ताल्लुक है वो भी अपनी जगह जारी है। जब ये इंतखाबी अमल शुरू होगा तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब से भी तवक्को होगी कि वापस आए, फिर मरियम भी मुतहर्रक हो जाएंगी। तो ये तो एक जिस मरहले में आप इस वक्त हैं उस वक्त तो फिर हुकूमत ही सरगर्म नजर आएगी ना। ठीक है शामी साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर पर काम हो रहा है, मादनियात पर काम हो रहा है, एक नई दुनिया आबाद करने की बात की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग दुनिया है आवाम की अगर मैं बात करूं तो आवाम को तो बर्बाद किया जा रहा है। कल 19 रुपये 95 पैसे हमने देखा कि फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। इसको आप फिर किस तरह से देख रहे हैं कि मुल्क तो डिफॉल्ट से बच गया लेकिन फिर ये आवाम को डिफॉल्ट कर रहे हैं? बात तो दुरुस्त है आपकी, लोगों की मुश्किलात में तो इजाफा हुआ है, लेकिन आप देखें ये IMF का प्रोग्राम जो है अगर आप उसमें ना होते और अगर वो प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर अवाम की जो मुश्किलात हैं उनमें कई 100 गुना मजीद इजाफा हो जाता। तो ये एक खंदक है, एक तरफ खाई है, तो आपको एक मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि जब रुपया स्टेबल होगा, थोड़ी सूरत हाल काबू में आएगी और तो महंगाई जो है वो भी कम होनी शुरू होगी।
ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जा रही थी तो हमने देखा कि वो बड़ा रिलीफ दे के गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसका खुमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा, जो IMF के साथ मुआहदा तोड़ा गया। लेकिन अभी जिस तरह के बोल्ड स्टेप्स ले रही है मौजूदा हुकूमत, आपको क्या लगता है वो बिल्कुल श्योर हैं, कन्फर्म है कि हुकूमत तो उनकी ही होगी? कहीं से उनको श्योरिटी मिली हुई है कि जितने मर्जी प्राइसेस बढ़ा दें, जितनी मर्जी महंगाई कर दें, आपका वोट बैंक नहीं टूटेगा, आप ही जीतेंगे? देखिए, ये सियासत का मामला नहीं है, ये मईशत का मामला है। तो PTI की गवर्नमेंट ने जो जाते जाते तेल की कीमत कम की थी, उसने हमें हमारा नाक से धुआं निकाल दिया और उसके नताज भुगतते भुगतते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब भी आप अगर IMF प्रोग्राम के मुताबिक आगे नहीं चल रहे और अपने खसारे पे काबू पाने के लिए इकदाम नहीं करते, तो फिर तो हालात बेकाबू हो जाएंगे ना। तो इंतखाबात जो हैं उनके नताइज जो भी हों जी, वो तो जाहिर है कि जब लोगों ने फैसला करना है, कोई घर बैठ के तो फैसला नहीं कर सकता कि इंतखाबात का नतीजा क्या होगा। तो मगर बहरहाल अब लोगों को भी ये रियलाइज करवाना होगा कि सियासी जमातों का इम्तिहान है, जब हुकूमत कर रही हैं वो अवाम को यकीन दिलाएं कि वो मुस्तकबिल जो है उसमें बेहतरी होगी और अवाम को हौसला दें। ये उनका इम्तिहान है, वरना उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है शामिर साहब, बहुत से अदवार आपने देखे हैं, भुट्टो साहब का दौर आपने देखा, ज़िया साहब का दौर देखा, बेनज़ीर साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, मुशर्रफ साहब का। तो आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, आपको अगले इलेक्शन में माइनस दिखाई दे रहे हैं या फिर हिस्सा ले सकेंगे? हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। कोई आसार तो ऐसे नजर आते हैं, किसी मुकदमे का फैसला हो जाए। जो मुकदमा बड़ी तेजी से उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनमें ताखीर के जो भी हरबे हैं उसको इख्तियार कर रहे हैं, तो ये कशमकश जारी है। तो उनके ऊपर तलवार तो लटकी हुई है नाअहली की। लेकिन जो PTI है वो एक बहसियत जमात के, तो मेरा ख्याल इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। उसमें तो मुझे ऐसी वजह नजर नहीं आती कि उसका कोई रास्ता रोकने की कोशिश की जाए या रास्ता रुक जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि PTI में टूट फूट का शिकार है। अभी कल की अगर बात है तो 22 लोग उन्होंने अपनी जमात से फारिग किए हैं। इससे पहले भी हम देख रहे हैं बहुत से बड़े नाम भी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। वो तो हमारे सबके सामने खलबली से मची हुई है। ज़ाहिर है जो 9 मई को जो कुछ हुआ और जो हिकमत अमली इख्तियार की गई उसके नताज सामने आ रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हमारे सामने है। ठीक है शामिर साहब, एक अहम सियासी सवाल है कि आम इंतखाबात अगर वक्त पर हो जाते हैं तो फिर किस पार्टी की हुकूमत देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कौन हो सकता है अगला वजीर आजम? देखिए जी, मैं तो कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ जी, ना को मैंने दायचा बनाया है। ये तो जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। तो फैसला जो है वो तो अवाम ने करना है। और पंजाब की हद तक तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और PTI के अंदर घुमसान का रन पड़ेगा और बाकी सूबे जो हैं जी, और उसमें भी यही सूरत नजर आती है कि KPK में भी PTI के जो मुनहरिफीन हैं उन्होंने बड़ी ताकत हासिल जी। अब उसको परवेज खटक साहब लीड कर रहे होंगे और जहां तक सिंध है वहां तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है और बलोचिस्तान में भी जो कुछ इस वक्त मंजर है उसमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाएगी। तो भारत में कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है इंतखाबात के बाद भी। ठीक है, लेकिन शामिर साहब अभी अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें, एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस्मान बुज़दार के नाम पर बिल्कुल वो अड़ गए थे और जब भी उनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी जाती थी वो गुस्सा कर जाते थे, बात सुनने को भी तैयार नहीं होते थे। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो स्टैंड लेते थे अपने लोगों के लिए, उनके साथ आज कोई नहीं खड़ा। सूरत हाल है, ऐसे हालात पैदा हुए और कि वो खान साहब का साथ लोग छोड़ते चले जा रहे हैं जो उनके बहुत करीब थे, जो उनके प्यारे थे, उन्होंने भी आंखें फेर ली हैं। अगर अच्छी हिकमत अमली होती और अवाम को फौज से ना लड़ाया जाता तो मेरा ख्याल है बहुत मामला बेहतर होता। PTI भी सुकून में होती और हम भी कोई सुकून का सांस ले रहे होते।
ठीक है, तो अभी शामी साहब किस तरह से देख रहे हैं सियासी जमातों की जो जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। नून लीग दोबारा से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में अपनी साख मजबूत कर सकती है। पंजाब की अगर बात करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जो कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो सियासी माहौल किस तरह का देख रहे हैं? कोई मिसाक मईशत इन तमाम जमातों के दरमियान हो चुका है, पहले से तमाम एडजस्टमेंट कर चुके हैं आपस में भी हैं, मजबूत शख्सियात भी हैं, उनके मजबूत हल्के भी हैं, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मुमकिन है कि हो जाए। कुछ अर्सा पहले तक तो जी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी, लेकिन सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। देखते हैं कि किस तरीके से ये जमाते पत्ते अपने खेलती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जानिब से खुशखबरी तो ये दी गई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर और यूएई ने 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन इसके साथ साथ अवाम पर पेट्रोल बम से बड़ा हमला भी किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अवाम तो इस इजाफे को कबूल करने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है, जबकि जो ताजिर हैं उन्होंने तो बाकायदा इस पर एहतजाज का ऐलान भी किया है। उधर इस्लामाबाद में मिनरल समिट की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है और हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। जबकि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब हम मुआशी इस्तेहकाम की पोजीशन में आ चुके हैं और यकीन है कि पाकिस्तान G20 में ज़रूर शामिल होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मज़ीद ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें यकीन था पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और हमारी हुकूमत ने यह साबित भी करके दिखाया है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग का दौरा पाकिस्तान की बात करें तो चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए ही है। CPEC को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत हासिल है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। इस हुकूमत ने पिछले 15 माह में जो मईशत पर काम किया, जिस तरह से IMF के साथ मुआहदा किया और बैरूनी सरमाए का जो एक खाका तैयार किया गया है, उस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर पिछले 2 साल का सिर्फ तजिया करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़े सीरियस मसाइल का शिकार ये रही है और एक शायद वक्त ऐसा था कि जिस वक्त ये अनसर्टनिटी भी थी कि हमारे जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो ख़तरे में हैं। डिफ़ॉल्ट यही होता है कि अगर जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं वो वक्त पर ना हो या पूरी तरह से ना की जाएं तो आप डिफ़ॉल्ट होते हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी का जो सिचुएशन थी वो खासी सीरियस थी। मतलब इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च तक अगर आपने 24 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है मुख्तलिफ इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ को और आपके पास पूरी इकॉनमी के अंदर जो पैसा है वो 7 से 8 बिलियन डॉलर का है, तो एक बहुत बड़ा गैप था और ये फिल किए बगैर आप इकॉनमी को आगे नहीं चला सकते थे। तो इस गवर्नमेंट ने कम से कम 2 बेहतर काम किए हैं। एक तो इन्होंने कुछ रेगुलेट किया है इकॉनमी को, जो अगर ना होता तो शायद मसाइल बढ़ जाते, तो कुछ सख्त फैसले भी किए हैं, कुछ मामला ठीक किया। और दूसरा, इन्होंने जो इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था पाकिस्तान के ऊपर जी उसको रीगेन किया है, उसमें काफ़ी हद तक मदद किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये बिगिनिंग है, अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकॉनमी अपनी फुटिंग पर वापस आएगी। अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप सिर्फ अगर IMF की कंडीशंस को देखें जो इन्होंने अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो 9 महीने का किया है, उसमें 3 बड़ी कंडीशंस हैं। एक, उन्होंने ये कहा है कि टैक्स बेस को बढ़ाएं। अब पाकिस्तान का मसला ये टैक्स बेस का आज से नहीं है, पिछले कुछ 40 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि टैक्स बेस को वाइडन किया जाए, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अपने आप को एग्जेम्पशन दिलवाते हैं या वो अपने लिए स्पेशल माफियाज काम कर रहे हैं। माफियाज कह लें, मैं तो कहूँगा कि फोर्सेस भी हैं जिनका ये होता है। तो जब आपके इतने ज़्यादा एग्जेम्पशंस होंगी, इतने ज़्यादा आपने लोगों को इंसेंटिव्स दिए होंगे, तो उनसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है टैक्स बेस को वाइडन करने का। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जी आप टैक्स के अंदर इस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि जिसके ज़रिए
टैक्स का जो निज़ाम है वो आम इंसान तक यानी उसकी रसाई हो सके, यानी उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचे। हम टैक्स तो देते हैं, उसका बेनिफिट नहीं लेते हैं। और होता ये है कि हम पूरे सिस्टम को ही चला रहे हैं। हमारे पास जैसे भी आपने कहा पेट्रोलियम प्राइस की बात की है, अब ये क्यों है? इसकी वजह ये है कि हमने IMF से वादा किया है कि हमने हर दफ़ा जब हम इसकी इंक्रीज़ करेंगे तो हम 50 रुपीज़ पर तो लीटर अभी जो कीमत एक तो बढ़ा दी गई है, तो क्या असल जो कीमत हम तो वो सुन रहे हैं कि 161 रुपये है, 100 रुपये हमसे कोई इजाफी टैक्स और लेवी की मद में ही लिए जा रहे हैं। जी, और इसकी रीज़न ये है कि देखिए जब आपके बाकी जगहों पर डेफिसिट बढ़ते हैं, आपकी इनकम नहीं हो रही, तो फिर आपके लिए आसान रास्ता होता है कि जो वो बजट आइटम्स हैं जिनमें लोगों को आसानी से आप ले सकते हैं पैसा, जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं। अब इस वक्त आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर तकरीबन 150% के टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट हैं। ये क्यों लिए जा रहे हैं? इसलिए कि वो टैक्स बाकी जगहों से कलेक्ट नहीं हुआ, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर यूटिलिटी बिल्स में, पेट्रोलियम लेवीज में और इस तरह के जो मामलात है उसमें डाल दिया जाता है। सो हो ये रहा है कि जो दे रहे हैं टैक्स पिछले 70 सालों से, वही मजीद टैक्स के बोझ के अंदर आते हैं। लेकिन इरफान साहब अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह सागदार ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट तो आवाम होती हमें दिखाई दे रही है, जितनी महंगाई का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। तो इसमें जो अभी जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से 60% डेस्कोस की मैं बात कर रहा हूँ कि 60% वसूलियाँ उनकी तरफ से नहीं की गई, और वो भी जो सारा एक बर्डन है वो तो अवाम पर डाल दिया गया। ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपने बहुत सही बात कही है। बिजली के बिल आम लोग तो देते हैं, लेकिन जो बड़े ताकतवर ग्रोह हैं या जो सेक्टर्स हैं वो नहीं देते, और वो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते निकाले हैं, फिर वो बोझ दोबारा वर्किंग क्लास पर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इकॉनमी में जो बड़े आपकी फोर्सेस और ग्रोह हैं जिनको आप माफियाज कह रहे हैं, उनको टैक्स पर नहीं लाएंगे और उनको मजबूर नहीं करेंगे कि वो बिजली के बिल भी दें, वो अपना जो इनकम टैक्स ड्यू है उनके। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इस गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया पिछले साल, जब ये हमारा बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने एक सुपर टैक्स लगाया और उन्होंने कहा जो बिलियनर्स हैं, यानी जिनकी एक साल की आमदनी जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, वो एक सुपर टैक्स देंगे। ये इन सारों ने मिलकर अदालत में जाकर उसको रिवर्स करवा दिया, स्टे हो गया। तो इसका ये मतलब है कि वो नहीं चाहते। लेकिन फिर इसका मतलब जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं मेरी तरह या और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, वो उनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा हमने देखा, जो रिपोर्ट भी सामने आई कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है मुलाजमत पेशा अफराद ही दे रहे हैं। बिजनेसमैन कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं, ना वो टैक्स नए लगने दे रहे हैं, और जो पुराने टैक्सेस हैं वो अदा कर नहीं रहे। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि मुल्क चला ही मिडिल क्लास के लोग रहे हैं। वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास ही इस मुल्क को चला रही है। ना गरीब के पास इतनी सलाहियत है कि वो दे सके, और जो आपने जिनकी बात की, जो अमीर तबका है, एलीट्स हैं, वो तो अपने आप को हर निज़ाम से एग्जम्प्ट करते हैं। ये जो देखिए, इसकी मैं आपको बहुत एक वाज़ेह तौर पे मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी को $300+ बिलियन की है, जो आपकी टोटल इकॉनमी का साइज़ है। ये जब तक 900 बिलियन क्रॉस नहीं करेगा ना, आप वायबल नहीं होंगे। जिसका ये मतलब है कि आपकी इकॉनमी की जो साइज़ है, इट इज़ 1/4 ऑफ द इकॉनमी विच इज़ आउटसाइड दिस फॉर्मल इकॉनमी। तो यानी कि 3 गुना बड़ी इकॉनमी आपकी इकॉनमी से बाहर है, वो इनफॉर्मल है, वो ब्लैक इकॉनमी है। वो जब तक आपकी फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनती, आपका मुल्क वायबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि बहुत इस हुकूमत की जानिब से अगर हम कोई कारनामा कह लें या कोई मार्का कह लें कि IMF के साथ हम दोबारा डील करने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर दूसरी साइड पर हम देखें कि जो टैक्सेस की कलेक्शन है, फिर इसका मतलब वो तो बेहतर करने के लिए कोई सॉलिड इकदाम ये भी नहीं कर सके। जो मिडिल क्लास बंदा है फिर वही सारा बोझ उठाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी जो गरीब लोग हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। जो अमीर लोग हैं उनको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने सही कहा, पाकिस्तान में मिडिल क्लास का जो एक रेशो है, उसमें पिछले, अगर मैं कोविड से इसको शामिल करूँ यानी 2020 से, तो इसमें कोई 80 लाख लोग इस लाइन से नीचे चले गए हैं। यानी जो आप जिनको मिडिल क्लास कहते हैं, चले अपर से लेकर लोअर मिडिल क्लास, उसमें से तकरीबन 8 मिलियन लोग निचली सतह पर गए हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, जिसका मतलब है कि जो आपकी मिडिल क्लास किसी लेवल पर आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता निचली सतह पर जा रही है। ये ख़तरनाक बात है, क्योंकि आपकी इकॉनमी चलाते ही मिडिल क्लास की जो पेमेंट कैपेसिटी है, जब तक वो रहती है तो इकॉनमी चलती है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, मैं इसका इशारा इस तरह से देता हूँ कि देखें, अगर आप
सिर्फ मिडिल क्लास ही टैक्स लेते रहेंगे या गरीब से या इंडिया, तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी एक लेवल पर जाकर वो भी रुक जाएगी और उसकी कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वो भी महदूद हो जाएगी। सो एक विशियस साइकिल होगा जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी उसका शिकार हो जाएगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो टैक्सेस नहीं देना चाह रहे। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमें बिजली सस्ती दी जाए, ताकि जो फिर एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकें, क्योंकि जब तक हम महंगी चीज़ें बनाएंगे तो कोई भी मुल्क हमसे चीज़ें नहीं खरीदेगा। फिर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, वहाँ से हम टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं कर पा रहे, वो ये कहते हैं कि हम तो टैक्स देंगे नहीं, जो एक जागीरदाराना निज़ाम मौजूद है, सिर्फ हम छोटे किसान से टैक्स ले रहे हैं। तो फिर ये तीनों बहुत मेजर सेक्टर हैं, बड़े सेक्टर हैं, इनसे अगर हम टैक्सेस नहीं लेंगे तो निज़ाम किस तरह से चलेगा? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, जमहूरियत का एक नुकसान भी है, क्योंकि जमहूरियत में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करती हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से, लोगों से, ग्रोहों से अपने माहदे किए होते हैं और वो उनको ज़्यादा उन पर बोझ नहीं डालते। नतीजा ये होता है कि वो बोझ कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र होता है। सो मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी रिजीम तो फिर भी आपको चाहिए होगी जो सख्त फैसले करे और जो उन लोगों, और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी दफ़ा ये अपनी तकरीरों में ज़ाहिर किया कि अशराफिया ने हमें तंग किया है। लेकिन आप क्या समझते हैं इरफान साहब, सख्त फैसले कौन करेगा? शबर जैदी साहब का इंटरव्यू शायद आपने भी देखा होगा, जिन लोगों के नाम वो कोट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर लोग कोई नहीं है इस मुल्क में। देखिए, वही बात जो आप पहले कह रहे थे कि भाई अगर आपकी इकॉनमी, मैं इससे बता दूं कि 1200 बिलियन डॉलर अर्न करती है सालाना, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल इकॉनमी है वो 300 अरब पर है, तो इसका मतलब है 900 बिलियन आपका वो पैसा है जो कि इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनता और वो इनफॉर्मल बिजनेसेस में, पर्क्स में, लग्जरीज में चला जाता है, या जैसे आपने कहा पहले कि भी फॉरेन बैंक्स के अंदर चला जाता है, वो वहाँ पार्क होता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसका मतलब है कि हमारे हुक्मरान ये फैसला नहीं कर पा रहे कि जो लोग इस मुल्क में कमाते हैं उस मुल्क में अदा भी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो जो 300 बिलियन आप और मैं चलाते हैं उससे तो मुल्क नहीं चलने वाला। तो जो स्टेप्स अभी गवर्नमेंट की इनिशियली अभी लिए गए हैं, बिजली महंगी की गई है, गैस महंगी की गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा एक बहुत बड़ा इजाफा है। इन्हीं की जब ये अपोजिशन में थे तो जब 2 रुपये भी बढ़ते थे तो इनकी जानिब से ट्वीट्स की जाती थी, एहतजाज किए जाते थे, महंगाई मार्च होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो लोअर मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर का भी जो लोअर है, वो कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा? अब मेरा ख्याल है कि जो इकॉनमी इस साल जो IMF ने प्रिडिक्ट किया ना, वो आपकी 0.5% GDP ग्रोथ प्रिडिक्ट की है और मैक्सिमम 2 पर जाएगी। ये इंडिकेटर है कि आपकी इकॉनमी स्लो डाउन का शिकार है। और स्लो डाउन कब होता है? स्लो डाउन ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, स्लो डाउन ये होता है कि उसकी जो सर्कुलेशन है इकॉनमी में, वेल्थ की या सरमाए की या जो इनकम की, वो स्लो डाउन हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो बड़ा एक इनकम ग्रुप है जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, सैलरीड क्लास है या जो थोड़े प्रॉफिट पर चलता है, वो सर्कुलेट नहीं कर पा रहा अपनी मनी को। ठीक है, अच्छा एक शॉर्ट कमेंट मैं आपसे चाहूँगा, वक्त की क्योंकि कमी है। कल से हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि जब PTI की गवर्नमेंट जा रही थी तो वो पेट्रोल की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसको वो कम करके गए थे। ये जाते हुए कीमतें बढ़ा गए हैं, इन्हें कहीं से शोर्टी है कि जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी महंगाई कर दें, गवर्नमेंट तो आपकी आएगी। तो क्या फ़र्क आप देख रहे हैं इन दोनों के इस फैसले में? मेरा ख्याल है कि PTI का फैसला भी गलत था और ये जो कर रहे हैं ये तो उससे ज़्यादा गलत फैसले हैं। इन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा कि आसान रास्ते ढूंढे हैं कि जो बोझ है वो इस तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाए आम लोगों के ऊपर। ये उनके पॉलिटिकल रेपुटेशन को डैमेज करेगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि उनको हर एक कोई ख्याल होता है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, चंद दिनों में भूल जाएंगे और 3 माह बाद या 6 माह बाद इलेक्शन में वो लोगों से फिर सपोर्ट हासिल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये अब लोगों को फैसला करना चाहिए कि वो देखें कौन से हुक्मरान उनके मफादात के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और उनके साथ चलना है या नहीं चलना। क्योंकि ये हर दफ़ा ये रिपीट होता है कि वो गलत फैसले करके जाकर भी इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत इरफान मुफ्ती। हम कॉन्वर्सेशन थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने अवाम की भरपूर हिमायत से मुल्क में दहशतगर्दी के जिस नासूर को तकरीबन जड़ से उखाड़ दिया था, और अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से KPK और बलूचिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी सर उठा रही है, जिससे मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। गुज़श्ता एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 660 से ज़्यादा छोटे या बड़े वाक़यात पेश आए, जिसमें सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हालिया दहशतगर्दी पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 140 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए, जबकि DI खान में 81, जनूबी वज़ीरिस्तान में 49, पेशावर और बाजोड़ में दहशतगर्दी के 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर पुलिस लाइन्स में होने वाला खुदकुश धमाका, जो कि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाक़या था, इस वाक़े में 90 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे। इस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक 500 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ 11 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। इसी दौरान 140 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 4 से ज़्यादा शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। और अब दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में तेज़ी क्यों आ रही है, ये खासी तशवीशनाक बात है। इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें स्टन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने देखा पाक फौज ने बहुत सारे दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन किए। जनरल राहिद शरीफ के दौर की अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो एक नेटवर्क था दहशतगर्दों का, उसका सफाया किया गया। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि दोबारा से ये लोग एक्टिव हो चुके हैं? जी देखें, एक्चुअली जहाँ पे भी दहशतगर्दी होती है उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होता है कि अगर, क्योंकि ये 5th कॉलमिस्ट करता है, ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, और ये नॉन जो है कन्वेंशनल वॉर का हिस्सा है, तो इसके लिए बाहर, उस मुल्क से बाहर एक बेस होना ज़रूरी होती है। तो वो दहशतगर्द जो है वो उस बेस को यूज़ करते हैं, अंदर आके उस मुल्क के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको रिवाइव करते हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और ये सब माशरे का हिस्सा होते हैं। आम आदमी की तरह नॉर्मली यूजली ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, और आम आदमी को ही इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें जितने पीछे सुसाइड अटैक हुए हैं पिछले चंद दिनों में, टोटल इस वक्त तक आई थिंक 18 अटैक्स हुए हैं, और 18 में से जो 9 हैं वो KP में हुए हैं, KPK में हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप ये देखिए, और के भी जो फाटा का इलाका है उसके अंदर हुए हैं। सो ये अगर आप पैटर्न देखें तो इसको डिटर करना, इसको बिल्कुल एलिमिनेट करना, ये अगर तो वो ये एलिमेंट बाकी हैं, ये कनेक्शंस बाकी हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, ये आर्किटेक्चर बाकी है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए फिर मैं समझता हूँ कि देखें, आप अमेरिकन आए, वो 20 साल ये जंग लड़ते रहे, और वो इसको एलिमिनेट नहीं कर सके, क्योंकि आप इस पूरे स्पेक्ट्रम को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पूरे स्पेक्ट्रम को आप कभी भी कंप्रिहेंसिवली हैंडल नहीं कर सकते। अब उसके लिए वहाँ पे फिर आ जाता है कि आपकी काइनेटिक इफेक्ट, आपकी यानी कि हार्ट पावर, आपकी जो है वो सोशो इकोनॉमिक एफर्ट, जो आपकी सॉफ्ट पावर है, कल्चरल एफर्ट, और उसके साथ आ जाती है डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो आई थिंक पहली दफ़ा हमें इन सारी चीज़ों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उस रूट कॉज को, वो जो मदर ऑफ द प्रॉब्लम है, या जो वो बिग ज़ॉम्बी है जो बच्चे और अंडे जहाँ से देते हैं और वहाँ से फिर वो चेन यहाँ तक आती है, हमें वहाँ तक जाना। लेकिन आप साहब, एक डायरेक्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो मसला है वो तालिबान है, वो अफगान हुकूमत है, या फिर भारत है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में? देखें, ये मसला बेसिकली जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, और उस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और उसकी जो कंट्री की नेचर है, जो कि ट्राइबल और वॉरलॉर्ड का सेटअप है जो वहाँ पे हमेशा से रहता है, उस कंट्री की नेचर की वजह से जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, या जो हमारे शिज़म्स हैं, या हमारी जो आप कह लीजिए जो वीकनेसेस हैं, उस वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कोई थर्ड पार्टी, कोई दुश्मन ऑफ द कंट्री, यानी जैसे आप इंडिया को कह लीजिए, क्योंकि हमें तो वी हैव द एविडेंस के वो कितनी ज़्यादा उसकी वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तीनों चीज़ों की जब चेन बनती है तो उसका इफेक्ट हम पे आता है। और ये पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे थे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें दोबारा से ये जंग लड़नी पड़ रही है। मेरा ख्याल है हम वाहिद उन कौमों में से हैं जो एक जंग जीत के उसी जंग को दोबारा लड़ रहे हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। अच्छा, तो जिस तरह हमने देखा साबिक आर्मी चीफ के दौर में जो फेंसिंग की गई थी, क्या उसके भी कोई मुस्बत नताइज हमें नज़र नहीं आए? और अगर फिर हम बात करें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान, उस पर भी कोई हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है, कोई हम उस पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो फेंसिंग की गई ये ऑलमोस्ट 92% कंप्लीट हुई है। अभी ये
जो बहुत ऐसा इलाका जो कि बहुत इनएक्सेसिबल है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वहाँ पे अभी ये 8% के करीब नहीं हुई। लेकिन ये जो फेंसिंग थी, ये भी समझना पड़ेगा कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये बॉर्डर भी है और ये फ्रंटियर भी है। बिल्कुल फ्रंटियर इन अ सेंस के बहुत सदियों से यहाँ पे मूवमेंट टू एंड फ्रो लोगों की होती है। 200 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो कि दोनों साइड पर डिवाइडेड हैं, यानी आधी पॉपुलेशन सेम ट्राइब, आधा इस तरफ है आधा उस तरफ है। सो वहाँ पे फेंसिंग जाके इन अ वे थोड़ी सी इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि बीच में जो घर हैं आपको रास्ता देना पड़ता है, सदियों से ताल्लुक़ है, आप वो एक सिचुएशंस नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरह से अगर आप उसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से रास्ते हैं जिनके थ्रू चीज़ें आती हैं, ट्रैक्स हैं और बीटन ट्रैक्स हैं, छोटी गाड़ियों के टोयोटा के ट्रैक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो वो उस तरीके से फेंसिंग यहाँ पे हो नहीं सकती जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फेंसिंग है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जो है कन्वेंशनल मिलिट्री फेंसिंग है। ये जो फेंसिंग है ये दिस इज़ अ फेंसिंग बेसिकली to demonstrate the presence of a border between two countries, और उसकी जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो लोगों की, उसको कंट्रोल करना था। उस साइड से अगर आप देखें तो मूवमेंट नहीं है, ठीक है, और मूवमेंट नहीं होती, मूवमेंट होती है तो वो थ्रू जो वीज़ा और उन प्रोसीजर्स के थ्रू होती है। यहाँ पे जबकि बहुत सारी जो मूवमेंट है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, ये फ्रंटियर भी है, वो इस तरह से भी लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत आइडियलिस्टिक आप नहीं कह सकते कि आपने पूरी मूवमेंट जो है वो आइडियलिस्टिक, कोई भी नहीं रोक सकता बिकॉज ऑफ द एफिनिटीज जो हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि जब अमेरिका वापस चला जाएगा, अफगानिस्तान से इंखला उनका मुकम्मल हो जाएगा, तब हालात बेहतर हो जाएंगे। तालिबान जब अफगान हुकूमत प्रॉपर एक आ जाएगी, जिसके हमने देखा कि मुआहदे भी हुए, पाकिस्तान उसमें बड़ा एक्टिव हमें दिखाई दिया, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में जो अमन है वो किसी ना किसी तरह हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं देख रहे, एक दूरी देख रहे हैं कि हमारी कोई खारजा पॉलिसी में कोई मसला है, अफगानियों से हम बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो TTP का मजबूत ठिकाना है वो इस वक्त तो अफगानिस्तान ही है। अगर वहाँ से दरअंदाजी होती रही तो क्या फिर एंड ऑप्शन यही है कि फिर हमें अफगानिस्तान में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ना, वो थोड़ी सी इन्हेंस करनी पड़ेंगी। अभी दोहा कॉन्फ्रेंस हुई कल और परसों और तरसों, आपने सुना होगा, वहाँ पे हम पिछले 10 दिन से कह रहे हैं कि जी अफ़गान गवर्नमेंट जो है, 15 दिनों से हमने बहुत ये बात की है कि जी अफ़गान गवर्नमेंट जो है उसको ये कहा जाए कि वो दोहा एग्रीमेंट के ऊपर उसको कंप्लाई करे, अमल करे, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी सरजमीन किसी मुल्क के लिए यूज़ नहीं होगी, और वो हमारे लिए था, अमेरिका से तो उसका बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन आप देखें कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको शायद अपेरेंटली या ओपनली कोई भी मुल्क बाय नहीं कर रहा। इवन USA ने इस दोहा कॉन्फ्रेंस में कहना ये चाहिए था, अफगान जो सेटअप था जो नेगोशिएशंस के लिए आया हुआ था, कि आप अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बात हुई है तो ख़वातीन के हकूक़ की, ख़वातीन की एजुकेशन की, अफगानिस्तान की इकनॉमिक तरक्की की, अफगानिस्तान के वो जो डॉलर फ्रीज हुए हैं उनकी, और उनकी इकनॉमिक एफर्ट्स की। तो हमारी बात वहाँ पे किसी ने नहीं की, जबकि दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो इसका मतलब ये है कि कहीं पे हम अपनी आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुँचा पा रहे जैसे हमें पहुँचानी चाहिए। तो वो जो मैंने आपको कहा था कि ये 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। पहले तो काइनेटिक ऑपरेशन, मैयड ऑपरेशंस, और ये रिस्पॉन्स कि अगर हमारी टेरिटरी पे वहाँ से कोई चीज़ आएगी तो हम वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हम वहाँ पर फिर कर सकते हैं, या जो भी तरीकाकार है, सर्जिकल स्ट्राइक है, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई और मैकेनिज्म है, कोई ट्राइब्स का मैकेनिज्म है, कोई नेगोशिएशन का मैकेनिज्म है, कोई पख्तूनवली का सेटअप है, जो इनकी ट्रेडिशनल पठान्स की जो ट्रेडिशन, एक जो इनके जो नॉर्म्स हैं और कल्चर का हिस्सा है, अगर उसका किसी भी फॉर्म में। दूसरा ये कि सोशो इकनॉमिकली हमने उनके साथ, उन अफगान लोगों के साथ लिंक करना है। ये कैसे 30 इयर्स हमने उनको सर्व किया और वो अभी भी हमें अपना नहीं समझते। बिल्कुल। सो ये कैसे हुआ? इंडिया ने एक दिन उनको सर्व नहीं किया, और इंडिया की वहाँ पे इतनी गुडविल है कि इट इज़ अनबिलीवेबल। और तीसरी चीज़ डिप्लोमेटिकली, और ये एक बहुत बड़ा, एक्चुअली एक बहुत जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जो इस वक्त अफगानिस्तान में प्ले कर रहा है। और ये देखें, 21st सेंचुरी मिनरल्स की सेंचुरी है, ये हाइड्रोकार्बन की सेंचुरी नहीं है। मैं और आप सुबह से शाम तक कुछ 60-65 मिनरल्स यूज़ करते हैं, अपने टूथपेस्ट से लेके बूट पॉलिश से लेके और क्रीम्स और सोप एंड एवरीथिंग। सो ये सारी जो मिनरल्स हैं दुनिया के, इनकी बहुत सारी कंसंट्रेशन अफगानिस्तान और हमारे ट्राइबल एरिया। ऐसा क्या हुआ 30-35 साल अगर हम अफगानियों को सर्व करते रहे हैं, तो फिर क्या हम
कहाँ पर जाकर नाकाम हुए, हुकूमती मशीनरी कहाँ पर नाकाम हुई कि हम उन्हें अपना नहीं बना सके, जो हमारे इदारे थे, कहाँ पर फेलियर फिर आप देख रहे हैं? वो हुआ ये कि हम हमेशा से एक, जो मैं जैसे स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, हम उसमें से एक एंगल पे काम करते रहे, ठीक है, विच इज़ अ काइनेटिक फॉर्म। उसको एंगेज करने की हमारे ऊपर एग्रेशन होती थी, हम उसका जवाब देते थे और अच्छी तरह जवाब देते रहे। लेकिन ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता अगर जब तक हम इस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा नहीं करेंगे। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी ये प्रॉब्लम रहेगा, ये इन्फेस्टेड सोल, ये इन्फेस्टेड वुंड रहेगा और ये ब्लीड करता रहेगा। क्योंकि बड़ा एग्रेशन देखते हैं हम जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, जो अफगानी प्लेयर्स हैं जिस एग्रेशन के साथ, और कुछ हमने ऐसे लम्हात भी देखे हैं कि जब क्राउड में से बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की जानिब से नफरत एक देखने में आई है पाकिस्तान के लिए। वो नफरत उनके अंदर इन्फ्यूज़ की गई है जी। पिछले जो 20 साल के अंदर जो काइनेटिक पार्ट ऑफ अफगान प्रॉब्लम था वो अमेरिकन और नेटो ट्रुप्स वो डील कर रहे थे। जो सोशो इकोनॉमिक पार्ट था और जो गुडविल का पार्ट था और जो सॉफ्ट पावर का पार्ट था वो इंडियंस डील कर रहे थे। तो इंडियंस इसीलिए जब वहाँ पे अखबार में ऐड छपते थे तो उनमें कहा जाता था कि ज्वाइन अफगान आर्मी टू फाइट पाकिस्तान। तो ये क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इंडियंस करा रहे थे और इंडियंस की वहाँ पे बहुत प्रेजेंस थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस एंगल को देखना ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर दिफाई तज़कियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। तो इस वक्त इस केस की मुबैना मुल्जिमा को अदालत से पूरी जमानत भी मिल चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुल्जिमा सोमी आसिम की पूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। मुल्जिमा सोमी आसिम अदालत में पेश हुई, जहां पर 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मुल्जिमा की 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई और इसे 7 शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया गया है। और इसके अलावा अदालत में जमा कराई गई दरख्वास्त में मुल्जिमा का बयान भी सामने आया है। सोमी आसिम ने कहा है कि कहानी मनगढ़ंत है और ये कह रही हैं कि रिजवाना अपने वालिदैन की मर्जी से मेरे घर में मुलाजमा थी। FIR में जो कहानी बयान की गई है वो भी झूठी है। सोमी आसिम ने अदालत में दायर दरख्वास्त में यह दावा किया है कि रिजवाना पर उन्होंने कभी भी तशद्दुद नहीं किया। तफ्तीश में अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करूंगी। रिजवाना की उम्र 17 साल से ज़ायद है। रिजवाना के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड के सरबराह ये बता रहे हैं कि रिजवाना बदस्तूर ऑक्सीजन पर है। अगले 48 घंटे बच्ची के लिए बहुत अहम हैं। बच्ची के सर और कमर के जो ज़ख़म हैं उस पर मुसलसल पट्टियाँ की जा रही हैं जिससे ज़ख़म भर रहे हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का निशाना बनाने वाली कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस भी ले लिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें जॉइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर हिबा अकबर साहिबा ने और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से सईद बलोच। उनसे इस हवाले से पहले जानेंगे कि कल अदालती कार्रवाई क्या थी। सईद, मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कल क्या हुआ अदालत में? देखिए, ये 7 अगस्त तक ज़मानत मंजूर की गई है जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया आसिम की, और उनकी जानिब से अदालत में जो FIR में जो मतन बयान किया गया है, जो बच्ची का या उनके वालिदैन है, उसकी नफ़ी की गई है। ये 7 रोज़ की हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर की गई। तो साथ ही अदालत ने उनको ये भी हिदायत की, हुक्म दिया कि आप शामिल तफ्तीश हों। इससे कबल लाहौर की अदालत से उन्होंने ज़मानत ली थी और 1 अगस्त तक उनकी ये ज़मानत थी, हिफाजती ज़मानत। लेकिन अभी तक जो पुलिस राय हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक सोमिया आसिम जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई। अभी तक पुलिस की जो पेशरफ्त है, जो अब तक उसमें अभी तक कोई ख़ास कारकर्दगी या उसमें कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। किसी किस्म की जो सपोर्ट है या जो ताउन है वो अभी तक नहीं किया गया। अब देखना ये है कि 7 अगस्त तक जब तक उनकी ये ज़मानत की उनको दरख्वास्त उनकी मंजूर की गई है, क्या इस दौरान वो पुलिस के साथ किसी किस्म का ताउन करती हैं या नहीं। अगर उनकी जानिब से ताउन नहीं किया जाता तो फिर मुमकिन तौर पर इस्तग़ासा अदालत से ये इस्तदा कर सकती है कि चूँकि मुल्ज़मा की जानिब से पुलिस तफ्तीश में किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया, इसलिए इनकी ये अबूरी ज़मानत मनसूख की जाए। लेकिन अगर मुल्ज़मा इस दौरान पुलिस के साथ किसी किस्म का ताउन करती हैं, वो शामिल तफ्तीश होती हैं, अब ये उनका एक मौक़िफ़ है कि वो जो मुद्दई मुकदमा है या जो बच्ची का बयान है उसको वो जुटला रही हैं। ठीक है सईद, अभी जब हम बयान देख रहे हैं जो जज साहब की अहलिया हैं वो तो ये कह रही हैं कि सारी कहानी झूठी है, मनगढ़ंत है, बच्ची अपनी मर्जी से हमारी तरफ काम करी थी, अपने वालिदैन की मर्जी से काम करी थी। तो जो रिजवाना के वकील हैं उनकी जानिब से क्या दलाल दिए गए?
देखें, इसमें अब एक अहम जो कंट्राडिक्शन हमें नज़र आती है वो ये है कि बच्ची अगर उनके पास उसके वालिदैन की मर्ज़ी के साथ भी उनके घर पे काम कर रही थी, तो उसके बावजूद अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि बच्ची को हादसा पेश आया था, उसके ऊपर तशद्दुद किसी किस्म का नहीं किया गया, लेकिन जो चोटें या जो ज़ख़म बच्ची को पहुँचे हुए हैं, जिस तरीके से उसकी टांगें टूटी हुई थी, एक दांत भी टूटा हुआ था, तो उसके बावजूद बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए किसी हस्पताल में लेके जाना ज़रूरी था। लेकिन अब चूँकि ये एक अभी केस की इब्तदा है और कानून मुल्ज़िम को ये जो है वो हक़ देता है कि वो शामिल तफ्तीश होने की बुनियाद पर अबूरी ज़मानत हासिल कर सकता है, और इसी बुनियाद पर अदालत की जानिब से उनको अबूरी ज़मानत दी गई है। लेकिन अगर वो इस पुलिस तफ्तीश में किसी किस्म का ताउन नहीं करती तो उनकी ये अबूरी ज़मानत मनसूख भी हो सकती है। लेकिन अगर वो तफ्तीश में शामिल हो जाती हैं और पुलिस 7 अगस्त को अदालत को ये बयान जमा करा देती है कि मुल्ज़िमा शामिल तफ्तीश हुई, उन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया, उनका रवैया पुलिस के साथ बेहतर था, तो 7 अगस्त को उनकी ज़मानत कन्फर्म भी हो सकती है। लेकिन FIR के अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले ज़मानत की हैं। अबूरी ज़मानत के बाद इम्कान यही है, क्योंकि ये मामला अब नेशनल लेवल पे हाईलाइट भी हो चुका है, वज़ीर आज़म बाकायदा इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और इस हवाले से रिपोर्ट्स भी तलब कर रहे हैं, हिदायत भी उनकी जानिब से मुसलसल। ठीक है सईद, लेकिन हमने कुछ रोज़ पहले जब हमने बात की थी रिजवाना के वाले से और उनके खालू से, तो वो ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उनको बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ लोग आए उनसे मिलने के लिए और उन्होंने उनको कहा कि ले दे के मामला ख़त्म कर दिया जाए। फिर उनका ये भी कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी उन्हें आके कहा कि वो जज साहब हैं, वो तो आपको उठवा देंगे। तो इस हवाले से अदालत में क्या कोई बात हुई, कोई मौक़िफ़ इस तरह का रखा गया कि इन लोगों को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए इन तमाम तर बातों के बाद? देखें, जहाँ तक पुलिस के दबाव की बात है तो भी यही बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब वालिदैन और उसके जो घर वाले हैं उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि ये ताकतवर लोग हैं, आप इनके साथ सुलह कर लें, जो समझौता करना है वो कर लें, जो लेन देन इसमें किसी किस्म का कोई माली तौर पे करना है उसके लिए भी ऑफर्स तो की जा रही हैं। लेकिन अब देखना इसमें यह है कि क्या बच्ची के वालिदैन इसके ऊपर अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए जो है वो खड़े होते हैं या वो इस दबाव के सामने घुटने टेकते हुए किसी किस्म का समझौता कर लेते हैं। हमने माजी में तो यही देखा है कि जब तैयबा तशद्दुद में आपको और उनकी अहलिया को 3 साल की सज़ा भी दी गई, वो नौकरी से बर्खास्त भी हुए। तो इस तरह अगर ये इसके बच्ची के वालिदैन किसी किस्म का समझौता कर लेते हैं, अगरचे कानून उनको इजाज़त देता है, लेकिन ये एक गलत मिसाल ज़रूर कायम हो सकती है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अगर कानून अपना रास्ता इख्तियार नहीं करता और आउट ऑफ द कोर्ट किसी किस्म की सेटलमेंट हो जाती है तो उससे मुआशरती तौर पर भी और समाजी तौर पर भी इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से सईद बलोच वेट कर रहे थे, इसी पर मजीद बात करेंगे। हिबा साहिबा ने मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया। हिबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। केस जो हम देख रहे हैं तैयबा तशद्दुद केस से कुछ मिलता जुलता है, वो भी जज साहब थे, उनकी अहलिया थी, तो अभी हम देख रहे हैं क्या मजलूमों को इंसाफ मिल सकेगा? तैयबा केस में एक्चुअली एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कायम किया, क्योंकि तैयबा केस भी नेशनल लेवल न्यूज़ थी, तो वो हर घर में उसकी खबर जा रही थी। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर ताज़ीराती पाकिस्तान की दफ़ा जो क्रूअल्टी टू चाइल्ड की बात करती है उसके तहत सज़ा सुनाई गई थी। अभी जिस तरह आपके कोरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि बहुत प्रेशर है फैमिली पर, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सुलह सफाई से चीज़ें ख़त्म कर लें। हमने यही देखा है, मैं क्योंकि लॉ ही पढ़ाती हूँ, कि अक्सर औकात ये कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर पुलिस के थ्रू भी आ रहा होता है, लेकिन ये जो क्रूअल्टी टू चाइल्ड वाली प्रोविजन है ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें सुलह नहीं हो सकती। मजीद जो अगर आप कह ले कत्ल में भी चले सुलह हो जाती है, जो मजीद दफात होती हैं हर्ट की, जिस्मानी चोट वगैरह, उसमें भी हो सकता है, लेकिन क्रूअल्टी टू चाइल्ड में नहीं हो और सकता। अगर सुलह कर भी लेते हैं तो जिस तरह का ये केस है, क्योंकि चाइल्ड लेबर के कवानीन भी इसमें आ रहे हैं, एक बच्ची पर तशद्दुद किया गया है या अगर वो जख्मी भी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, तो फिर रियासत को तो इस केस की पैरवी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस्लामाबाद में जो डोमेस्टिक वर्कर्स कानून लगता है 2022 में पास हुआ है, उसके तहत किसी घरेलू मुलाजिम को अगर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है उसको ना लिया जाए, इसको भी जुर्म बनाया गया है। 16 साल की कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना ये भी जुर्म है। तो जो मुल्जिमा हैं उनका ये कहना है कि ये अपने वालिदैन की रजामंदी से मेरे पास काम करने आई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइल्ड लेबर दोनों पर लगेगा, वालिदैन पर भी लगेगा और जज साहब पर, उनकी अहलिया पर भी लगेगा।
जज साहब पर, एलिया पर, बिल्कुल तैयबा केस में भी यही हुआ था। क्रूअल्टी टू चाइल्ड वाली प्रोविजन दोनों पर अप्लाई की गई थी। जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, एविडेंस छुपाना, उसके तहत जो जज साहब हैं उनको भी सजा सुनाई गई थी। और वहां पर भी तैयबा केस में भी प्रेशर जरूर डाला गया था कॉम्प्रोमाइज का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉम्प्रोमाइज रिजेक्ट कर दिया था कि इस मामले में इस दफा के तहत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, जो हमारी अभी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या डिफरेंट NGOs हैं, या अगर हम बात करते हैं औरत मार्च के हवाले से भी एक तंजीम है, उस तरह से हमें वोकल नहीं नज़र आ रहे इस मामले के ऊपर। अदरवाइज कोई भी इश्यूज़ होते हैं, लिबर्टी चौक को ब्लॉक कर दिया जाता है, या जिस तरह से अगर रिजवाना जनरल हॉस्पिटल में है वहाँ पर हमने नहीं देखा कुछ NGOs पहुँची हैं, तो क्या इस पर बात हो रही है या नहीं हो रही? बात तो हो रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट निकाली है जिसमें उनकी डिमांड है कि चाइल्ड लेबर को बाकायदा तौर पर अब क्रिमिनलाइज किया जाए, इसके ऊपर सजा सुनाई जाए, पूरे मुल्क भर में होनी चाहिए। इसमें आपको पता है सूबा टू सूबा वेरिएशन आ जाती है, फेडरल टेरिटरी है वहां पर वेरिएशन आई चाहिए, पूरे मुल्क में इसके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान ने क्योंकि कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड साइन की हुई है, जिसके तहत बच्चों के लिए डिग्निटी, सैरो तफरी, एजुकेशन, एक अच्छे बचपन का, एक हेल्दी बचपन का तस्वर किया हुआ है, कमिटमेंट है वो इंश्योर करने की, तो ये तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से रिजवाना तशद्दुद केस की हम बात करें या तैयबा तशद्दुद केस की बात करें, तो बहुत से ऐसे कम केसेस हैं जो कि फिर मंजर आम पर आते हैं, मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, वज़ीर आज़म तक बात चली जाती है या सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहे, और ये अब डेली रूटीन बन चुकी है इस तरह बच्चों पर, बच्चियों पर तशद्दुद करना। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे जरा मौका दें इसका जरा सा तफसीलन जवाब देना चाहूंगी। एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि इस तरह के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि ठीक है दारुल हुकूमत में जो केस हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, लाहौर का केस होगा, कराची का केस होगा, वो फिर भी हाईलाइट हो जाता है। छोटे इलाकों पे जहाँ पर मीडिया की इतनी रीच नहीं है वहां से ये खबरें नहीं आती। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, कुछ 10 साल पहले आपको इस तरह की भी खबर शायद कम ही मिलती थी। नंबर 2, हमने ये देखा है कि चाइल्ड लेबर, घरेलू मुलाजमीन खास तौर पर एक ऐसा इशू है जिस पर मुआशरे की वो संजीदगी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हम सबको पता है, हमारे आसपास, हमारे अपने खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में लोग हैं जिन्होंने, हम अपने रिलेटिव्स में देखते हैं, अगर हम किसी भी पोश एरिया में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, तो वहां पर हर घर में मौजूद है और उसको बिल्कुल मायूब नहीं समझा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इसकी सोशल लेवल पर, मुआशी लेवल पर भी इसकी तरफ एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। इस तरह के केसेस के थ्रू भी वो होता है, लेकिन मजीद भी काम करने की जरूरत है। नंबर 2, एक रियासती लेवल पर भी इसको संजीदगी चाहिए। कानून है, पंजाब में भी है, इस्लामाबाद में भी है, जो रेलेवेंट इलाके बनते हैं यहाँ से रिलेटेड, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। पंजाब का कानून जिस तरह कहते हैं रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए डोमेस्टिक वर्कर्स की, वो नहीं हो रही। इस्लामाबाद का कानून पास हुआ हुआ, पड़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल पुलिस वालों को भी पता था कि उसके तहत फाइन वगैरह हो सकते हैं। तो ये रियासती लेवल पर भी हमें संजीदगी की जरूरत है, मुआशी लेवल पर भी चाहिए। तो कवानीन मौजूद हैं, तो फिर तो ये रियासत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। हम देख रहे हैं कि जिस भी अगर वर्कशॉप में चले जाते हैं, वहाँ पर जो हेल्पर रखे गए हैं वो भी छोटे बच्चे रखे गए हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको ऐसी वर्कशॉप्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर उन्हें अगर काम भी सिखाया जा रहा है तो वो मारकर ही सिखाया जाता है। बिल्कुल, और ये आपने बड़े अच्छा एक मौक़िफ़ उठाया है, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं ये सोशल इश्यूज भी हैं, इनको आप सिर्फ कानून की हद तक सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होते, आजकल की महंगाई आपके सामने है, फैमिलीज पर जब प्रेशर बढ़ता है तो हमने देखा है कि कम उम्र की शादी भी बढ़ जाती है, बच्चों को बेचना, सुसाइड्स, बच्चों को काम में जबरन काम कराना, ये सब चीजें जो है बढ़ती जाती हैं। तो इसका सिर्फ एक कानून के थ्रू या क्रिमिनलाइजेशन के थ्रू कंप्लीट रोकथाम तो नहीं की जा सकती। जिस तरह औरत मार्च भी जिस तरह बात करता है, वो यही बात करता है कि जो सोशल इशू है उसको सोशल इशू के तहत लिया जाए। ये एक इकोनॉमिक सवाल भी है, एक सोशल सवाल भी है। क्यों है कि खवातीन जिस तरह के पर्टिकुलर कामों में जाती हैं, लड़कों को वर्कशॉप पे भेजा जाएगा वगैरह वगैरह, इस सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की जरूरत है। अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये सिर्फ अगर गरीब लोग इस मुश्किल में हैं, जो महरूम तबका है, तो जो अमीर लोग हैं जो उन्हें रख रहे हैं, ये तो फिर उनकी भी, उन्हीं की शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर तो रखा जा रहा है, एक तो चाइल्ड लेबर के जो कवानीन हैं उनके तहत ही रखा जाए, 15 साल से जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं उनको फिर काम पर रखा जाए, और अगर कोई इस तरह का मसला आ जाए तो उनको प्रॉपर फैसिलिटेट तो किया जाए और तशद्दुद ना किया जाए। बिल्कुल, इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो कहूँगी एम्प्लॉयर के ऊपर है। जो जज साहब है, उनकी बीवी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर में बच्चों को काम क्यों करा रहे हैं। और उनका तो ये कहना है कि शायद कि मेरे पास
थोड़ी ही देर काम किया है, लेकिन जो अनऑफिशियल MLC आई है उसके तहत तो यूं है कि इसकी कुछ चोटें ऐसी थी जो 3-3 माह पुरानी थी। तो ये बहुत देर से ये बच्ची उनके पास काम कर रही थी, सिर्फ एक दिन की मार नहीं है, ये बहुत सीरियस किस्म की इंजरीज हैं। हमारे आसपास ऐसी एनवायरनमेंट क्यों है कि हर घर में किसी भी मुलाजिम को, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, उसको आप इस तरह मार नहीं सकते, बच्चे तो दूर की बात है। अच्छा, इस केस में हम अब देख रहे हैं कि जो वर्जन्स हैं बड़े डिफरेंट आ रहे हैं, 2-3 वर्जन्स आ चुके हैं। जिस तरह से जज साहिबा उनकी जो अहलियाँ हैं वो निगलेक्ट कर रही हैं तमाम चीज़ों को, और वो कोई अलग कहानी सुना रही हैं। रिजवाना की जो स्टेटमेंट है, उसके वालिदैन की जो स्टेटमेंट है, फिर जो एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है जो कि इस बच्ची को जज साहब की तरफ छोड़कर आया था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब ये मामला होता जा रहा है। तो जो बच्ची की जो स्टेटमेंट होगी, फिर क्या वही सबसे ज़्यादा वैल्यू रखेगी अदालत में? बिल्कुल, ये तो फौजदारी केसेस में आम होता है, 3 डिफरेंट वर्जन्स आपको मिलती हैं, फिर इसीलिए इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रायल कोर्ट का भी किरदार इसीलिए बहुत अहम होता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें डिटरमिन करनी होती है। जो जज साहब की बीवी हैं, उनकी जमानत की कंडीशन यही है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना है। अभी तक यही लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन रही, तो उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेट तो फिर पुलिस ने करना है। तो अभी हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो भी ये बता रहे थे कि पुलिस तो अभी पार्टी बनी दिखाई दे रही है जज साहब की तरफ से कि वो बड़े लोग हैं, वो इस तरह से कर देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह शफाफ होगी? बेशक वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, लेकिन उसको शायद फिर मॉनिटर कोई नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ। पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत सवाल हैं, बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। पुलिस हाई प्रोफाइल केसेस में तो फिर भी कुछ सीरियस लेना पड़ जाता है, लेकिन जब आप वही पसमानदा इलाके में जाएंगे वहां पर पुलिस आपको बिल्कुल मुलव्वस मिलती है। तो पुलिस के मतलब अपने उस पर तो आप एक अलहदा शो कर सकते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, बजट की, मैन पावर की, वर्कलोड की, लेकिन वहां पर भी सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। अगेन क्योंकि ये दारुल हुकूमत में है, बिल्कुल इस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहले गया, और वहां पे खास तौर पर तैयबा जिस लड़की पर तशद्दुद किया गया था उसकी स्टेटमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो उम्मीद है कि इस केस में भी यही होगा और आइंदा फिर ऐसे केसेस डिस्करेज होंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम यही बात कर रहे थे कि बहुत से कम केसेस होते हैं जो मंजर आम पर आते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, कोई खबर किसी को मिल जाती है, तो लेकिन आपको लगता है फिर इस केस को या इस तरह के जितने भी केसेस हों उनको एग्जाम्पल ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी गलती हो, कोई हादसा हुआ है या तशद्दुद किया गया है, तो उस पर हमारी जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या बच्चों की हकूक़ की जो तंजीमें हैं, अगर हम औरत मार्च की भी बात करें, तो ऐसे इशूज़ पर सबको इकट्ठे होना चाहिए, एक मौसर कैंपेन करनी चाहिए। वो कैंपेन तो हो जाती है, स्टेटमेंटें आ जाती हैं, एहतजाज भी हो जाता है, लेकिन सवाल ये है क्या जब केस हो गया है उसके बाद आपका रद्द-ए-अमल आता है या आप उससे पहले कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले रहे हैं? उसके अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की ही आती है, मुआशरे की ही आती है। तो हमारी वो कलेक्टिव अवेयरनेस, हमारे वो इदारे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारे, ग्रेट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है ताकि ये केसेस ऑब्वियसली ना हो और हम इस इंतजार में ना हो कि अच्छा ठीक है एक बड़े शहर में ये इशू होगा, मीडिया हाईलाइट करेगा तभी इस पर काम किया जाएगा। तो अगर अब तो ये केस हो चुका है, तो क्या अब इस केस को हम एक एग्जाम्पल बनाकर ये तो कर सकते हैं कि शायद जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर हों, शायद जो बच्चे काम कर रहे हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट में ही काम करें, किसी को डर खौफ तो हो कि कानून भी मौजूद है, सजाएं भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, और इसमें लेबर यूनियंस का जो काम रहा है इस तरह के कवानीन बेहतर करने में, मौसर उनको ज़्यादा बेहतर बनाने में, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में, उसको भी आप हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमारा एक व्यू ये भी है कि सिर्फ एक इस इशू को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। हमारे तमाम लेबर कवानीन जो हैं इस वक्त बहुत कमज़ोर हैं, उन पर अमल नहीं होता, लेबर डिपार्टमेंट के पास फंडिंग नहीं है, इंस्पेक्टर्स नहीं है, चाहे वो फैक्ट्री का मुलाजिम हो, चाहे वो एक निजी इदारे में मुलाजिम हो, हर किसी के इश्यूज हैं। उस लेबर कवानीन को, लेबर यूनियंस को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम इस प्रेशर में आ जाते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए तो हमें लेबर की बात नहीं सुननी, ये तो फिर एक उल्टी डायरेक्शन में बात चली जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स हिबा अकबर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। आगे बढ़ते हैं और एक आम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के हवाले से 1 अगस्त से 5 रोज़ा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके मुताबिक हम सबको मिलकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं और हमें इन बच्चों को मासूर होने से बचाना है, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे
या वैक्सीन नहीं पिलाएंगे तो फिर ये ख़तरा मौजूद रहेगा, बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। हमने बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में देखा इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि वालिदैन पोलियो वैक्सीन बच्चों को नहीं पिलाना चाहते, जिसकी वजह से जो केसेस हैं अभी तक पाकिस्तान में हमें रिपोर्ट होते दिखाई दे रहे हैं और आलमी दुनिया में भी इस पर बार बार बात होती है। इसलिए पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हम सबको ही कोशिश करने की ज़रूरत है कलेक्टिवली, और हुकूमत का साथ देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी जो बच्चा है 5 साल से कम उम्र है वो पोलियो की वैक्सीन से महरूम बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि आज हम ये फैसला करेंगे तो बच्चों ने कल चलना भी है। जो माजूरी है वो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो अब ये मुहिम शुरू की गई है जो कि 5 अगस्त तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में हुकूमत की जानिब से तो इनिशिएटिव लिया जाता है, टीम्स भेजी जाती हैं, लोग कतराते भी हैं। बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो पोलियो की टीम्स गई हैं, उन पर हमने देखा कि अटैक्स भी हुए हैं। लेकिन जो पोलियो की टीम्स हैं हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मौसम की अगर सख्ती हो, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, वो लोगों के डोर स्टेप्स तक पहुंचते हैं और आपके बच्चों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए कि बच्चे आपके सेहतमंद हों, उन्हें किसी भी किस्म की कोई माजूरी ना हो, तो वो आपके घरों तक आ रहे हैं। उनके साथ हमें कोऑपरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए थे, पोलियो टीम्स पर अटैक भी किया गया था। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जब भी कोई टीम आए उसके साथ कोऑपरेट किया जाए, और जितने भी बच्चे आपके घर मौजूद हैं 5 साल से कम उम्र के, उनको पोलियो वैक्सीन ज़रूर करवाई जाए। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भारतीय रियासत हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती कस्बे नूह में एक मजहबी जुलूस के दौरान शुरू होने वाले फसादात मजीद फैल चुके हैं। दूसरी जानिब हरियाणा के ज़िला मेवात की बात करें तो वहाँ पीर को हिंदू और मुसलमान ग्रोहों के दरमियान तशद्दुद के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में वाक़ई मस्जिद को भी नजर आतिश कर दिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद के नायब इमाम जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसमें 2 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हैं। इससे पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुलूस के दौरान झड़पें भी देखने में आई हैं, जिसके दौरान 5 अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। उधर भारतीय चीफ जस्टिस का यह कहना है कि औरतों के खिलाफ जराइम पूरे भारत में हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसने दिल दहला दिया। सरेआम औरतें बरहना की गईं, उन पर तशद्दुद किया गया, उनका रेप हुआ। पुलिस ने खवातीन की मदद के बजाय खुद औरतें तशद्दुद करने वालों के हवाले की। याद रहे कि मणिपुर वाक़े में 2 खवातीन को बरहना हालत में शिद्दत पसंदों ने सड़कों पर घुमाया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम साहब बहुत शुक्र के लिए भारत में अक़लियतों के मज़ालिम के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आया है, हर वक्त में है, और जब भी इलेक्शन आते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाक़यात बढ़ जाते हैं। जी अनवार, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है। बदकिस्मती से जो बीजेपी की सारी सियासत है उसका महवर ही मुसलमान दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर जो है वो उसके ऊपर अपनी सारी सियासत करती है। और हमने देखा कि ये जो अभी ताज़ा वाक़या है, ये आप देखें, ये दिल्ली के इंतहाई करीबी इलाके का है। यानी अगर कैपिटल यानी दारुल खिलाफा के मुसलमानों के साथ ये हालात हो रहे हैं। इसी तरह मणिपुर की हम बात करते हैं। एक बात तो दुनिया को समझनी पड़ेगी कि भारत जो है वो अक़लियतों और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए इंतहाई गैर महफूज हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब दहशतगर्द इंतहा पसंद तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद, अकाली दल, बजरंग दल, शिवसेना, राष्ट्रीय सेवक संघ, इन सब तंजीमों की सरबराही या सरपरस्ती जो है वो बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत खुद करेगी, यानी हुकूमत खुद उनको अफजाई देगी, तो फिर ना तो कोई इंसाफ रह जाता है, ना ही अवाम के पास कोई सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ रह जाता है। खाली मणिपुर की बात है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा ही हुआ है और हो रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों जब दिल्ली में फसादात हुए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मुसलमानों को चुन चुन कर ना सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि खुद सिक्योरिटी फोर्स यानी पुलिस के लोग बता के जो थे बलवाइयों को बताते थे कि ये मुसलमान का घर है, ये
मुसलमान की दुकान है। तो इस तरह के हालात के अंदर जब मोदी जैसा शख्स जो है वो एक लफ्ज भी ना बोले, तो दुनिया के बहुत अखबारात और मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया कि जी मणिपुर हो या दिल्ली के फसादात हो या कश्मीर में होने वाले मुजालिम हो, इनमें कहीं पर भी मोदी ना तो उसको कंडेम करते हैं बल्कि उन इंतहा पसंद तंजीमों की हौसला अफजाई की जाती है बीजेपी की लीडरशिप की जानिब से। बीजेपी की हौसला अफजाई करती है। ठीक है अमित साहब, जिस तरह हम देखते हैं भारत सेकुलरिज्म का झूठा नारा भी बुलंद करता है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और खास तौर पर अगर बीजेपी के दौर की बात की जाए तो हालिया दौर में तो अखंड भारत की पॉलिसी है, जिसका मतलब ही सिर्फ ये है कि जो अकलियतें हैं उनको माइनस करना है, जो वहां पर जो हिंदू हैं सिर्फ हिंदू ही वहीं पर आबाद रहें। देखिए दिन ब दिन जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी की सियासत का मरकज बन गया है। और हमने देखा कि आदित्यनाथ योगी जो गुजरात से वजीर आला बने और सारा कुछ किया, वो तो अब इस बात के ऊपर सियासत कर रहे हैं कि जी या तो मुसलमानों को मजहब छोड़ने पर यानी मतलब हिंदू बनने पर मजबूर किया जाए और या फिर उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ये 25 करोड़ मुसलमानों की बात है। हिंदुओं में भी सिर्फ ब्राह्मण ही महफूज हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो छोटी जात के हिंदू हैं, दलित और छोटी जात के, उनके मजालिम की इंतहा हो रही है। यानी यहाँ तक है कि जो दलित के साथ मजालिम हो रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान चंद करोड़ ब्राह्मण के जेरे असर कंट्रोल आ गया है और बाकी जो सब रहते हैं वो शायद कीड़े मकोड़े हैं या क्या है। ये बात जो है ये पूरी महज़ब दुनिया के लिए चैलेंज बन गई है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अपने मुआशी मुफादात के लिए उस अंदाज में भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे जिसकी उठाने की जरूरत है। और वहीं पर मुसलमान ममालिक के लिए बड़ा लाजमी हो गया है कि आप इस मामले की दुनिया यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय पार्लियामेंट और दूसरी जगहों पर लेके जाएं। मैं तो बार बार कहता आ रहा हूं कि जी अब जरूरत इस अमर की है कि मुसलमान ममालिक मिलकर कोई G8 तर्ज की तंजीम बनाए जिसके तहत ताकतवर मुसलमान ममालिक दुनिया से जो मुसलमानों के मसाइल हैं उनके ऊपर दबाव डालें। लेकिन हम सब हमने देखा कि OIC की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आई है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जानिब से अगर कुछ बैन लगाए गए हैं इंडिया पर, तो उन्हें तो इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा कि इंडिया इन चीजों से परेशान हुआ हो। देखिए बात यह है कि उन बैन से हमने देखना है कि असर क्या हुआ, क्या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कोई असर हुआ, क्या इंडिया की जो ओवरसीज लेबर है बड़े सगीर के अंदर उसके UAE या गल्फ के अंदर उस पर कोई डायरेक्ट असर हुआ, क्या UAE सऊदी अरब या दूसरे ममालिक ने इंडियन लेबर को वापस भेजा या उनको हायर करना कम किया। जब इंडिया पर डायरेक्ट कोई असर ही नहीं हुआ तो जुबानी जवाब खर्च से या पाबंदियों से तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो बहुत ही फर्क पड़े तो उससे वाकई इतनी बड़ी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता है। जरूरत इस वक्त यह है कि ठोस इकदाम किए जाए, एक वाज़े पैगाम दिया जाए, सफारती सतह पर खारजी सतह पर इकदाम किए जाए मुश्तरका तौर पर और उनको टारगेट किया जाए कि जी इस तरह उनको मुआशी तौर पर दबाव में लाया जाएगा। यहाँ पर तो बदकिस्मती से मोदी से मुआहदे किए जा रहे हैं और जनाब मोदी को दौरे करवाए जा रहे हैं। मतलब हमें अपनी कमजोरियों को भी देखना होगा, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न वर्ल्ड अमेरिका और यूरोप की जो दोहरी पॉलिसी है या डबल स्टैंडर्ड्स है वो भी बहरहाल आने वाले वक्तों में तारीख का हिस्सा रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर अब भारत के रेड कॉरिडोर्स की बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हर तरफ हम देख रहे हैं। फिर पीछे जो भारतीय चीफ जस्टिस की जानिब से भी जो नोटिस लिया गया औरतों के खिलाफ जो एक वाकया पेश आया था मणिपुर में, वो भी बहुत ही दर्दनाक वाकया था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बात ये कि हम यही बात दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत सिर्फ मुसलमानों के लिए जहन्नम नहीं बन रहा, गैर महफूज नहीं है, बल्कि तमाम अकलियतों के लिए। मणिपुर में अक्सरियत जो है वो ईसाइयों की है और अब हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो ईसाइयों को भी जो है वो नाकाबिल कबूल बना दिया है उन्होंने और ईसाइयों के ऊपर भी मजालिम हो रहे हैं। दूसरी जनूबी भारत में भी जहां ईसाई अक्सरियती इलाके हैं वहां पर बहुत सारे मजालिम हो रहे हैं, चर्चों को जलाया गया है। और इस हवाले से मतलब मैं ये समझता हूं कि खुद पोप फ्रांसिस को जो है उनको कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए अपने ईसाइयों के लिए। और मणिपुर के हवाले जितना भी कहा जाए इंसानियत की तजलील के हवाले से वो पूरी दुनिया के सामने है और मोदी को इसके ऊपर जवाबदेह होना पड़ेगा और होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, जैसे अब देख रहे हैं, बार बार हम ये जिक्र करते हैं कि जो आलमी बरादरी है वो भी नोटिस नहीं लेती, और उसमें अब जो सरे फहरिस्त है वो अमेरिका है। चीन से लड़ाई में मोदी हुकूमत का जो हर गलत इकदाम है अमेरिका वो भी अभी कबूल करता दिखाई दे रहा है। एक दौर में हम देखते थे कि मोदी पर अमेरिका में पाबंदी थी, और अब चीन के चक्कर में मोदी को कांग्रेस से खिताब भी करने दिया गया। खतरनाक जो दिफाई सौदे हैं उसमें भी शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल, देखें अनवर, बात यह है कि इसी को मैं दुनिया का दोहरा मयार कहता हूं कि आप अगर गौर से देखें तो अमेरिका अपनी हेजेमनी के लिए, अपनी इलाके में बालादस्ती के लिए एक ऐसे मुल्क के साथ ताउन कर रहा है या ऐसे मुल्क की हौसला अफजाई कर रहा है जो शर पसंदी की एक तारीख रखता है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, और भारत अगर वो समझते हैं कि चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए अमेरिका जो है वो इसको सारा खुलेआम छूट दे देगा, तो इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी होगा। और दूसरी जानिब ये है कि अगर आप गौर से देखें तो इससे चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना का जो है वो वाजे है, चाइना पाकिस्तान के साथ भी खड़ा है। चाइना बहुत सारे मामलों में भारत के जो गैर कानूनी इक़दाम है उनको चैलेंज करता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी को ठीक है। हमें सब जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम अंदरूनी मामलात की बात करें हिंदुस्तान के, तो जो खत्ते में और भी ममालिक मौजूद हैं जो हिंदुस्तान के हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ भी जो भारत का रवैया है बड़ा मुतकब्बराना है। अभी कल की स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उन्होंने भारत को बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश की है। तो आपको लगता है कोई ख़ास रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा? नहीं, मैं तो सच्ची बताऊं तो मैं समझता हूं कि अब जो है ना मामला रहा ही नहीं है बामकसद मुज़ाकरात की पेशकश करने का भी। बदकिस्मती से भारत और मौजूदा हुकूमत और आने वाले इलेक्शन के तनाजुर में देखें तो मोदी हुकूमत एक बदमस्त हाथी की तरह है जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, किसी तरह के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर हल करने की बात की गई है, लेकिन जो भारतीय मुतकब्बराना रवैया है, जो इंतहा पसंद हुक्मरान है, जो तबका इस वक्त भारत पर हुक्मरानी कर रहा है, वो किसी सूरत भी पाकिस्तान से पुरअमन दोस्ती नहीं चाहता है। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्वस है, वो गुलभूषण यादव भेजने में मुलव्वस है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में मुलव्वस है। मैं नहीं समझता कि भारत की तरफ से किसी भी सूरत में कोई भी मुस्बत जवाब आएगा, बल्कि पाकिस्तान को अपनी कोशिशें जो है वो इस्लामी दुनिया को साथ मिलाकर भारत पर मुस्बत दबाव डालने पर करनी चाहिए, ताकि भारत को समझ आए कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी है और उसके मुआशी मुफादात को ठीक नुकसान पहुंचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिदुल मशरकी हमारे स्टेशन थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको बाद में दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं अभी। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे अंजू के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और चंद दिन कबल ही पाकिस्तान पहुंची थी, जिसका अब नाम फातिमा रख दिया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर हम देख रहे हैं एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, जिनकी जानिब से कीमती तोहफे दिए गए हैं इस जोड़े को। और तोहफे का ऐलान KPK की रियल एस्टेट कंपनी के CEO मोहसिन खान अब्बासी की जानिब से किया गया है, जिन्होंने नसरुल्लाह और फातिमा को 10 मरले प्लॉट तोहफे में दिया है, और इसके साथ साथ जो 50,000 के दीगर तोहफे हैं वो भी दिए गए हैं। और एक बड़ा अच्छा ये जेस्चर है। वायरल वीडियो में बिजनेसमैन का ये कहना है कि उन्होंने अंजू को तोहफे पेश किए हैं ताकि वो पाकिस्तान को अपना घर समझे, यहाँ पर अपने आप को महफूज समझें और अपने घर का उसे एहसास दिलाया जा सके। अंजू ने हिंदुस्तान से यहाँ कर इस्लाम कबूल किया, तो ये तोहफे उसके इस्तकबाल के लिए हैं, उसे मुबारकबाद देने के लिए हैं कि अगर उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके बाद उसे किसी भी किस्म की जो मुश्किल है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अंजू को ये भी यकीन दिलाना था कि इस्लाम कबूल करने के बाद कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, पाकिस्तान बिल्कुल उनके घर जैसा है। एक बड़ी अच्छी काविश की गई है पाकिस्तानी बिजनेसमैन की जानिब से। बड़ी उनकी ये जो वीडियो है वायरल हो रही है, लोग उनका ये जो इक़दाम है उसको सराहते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अंजू की शादी की तकरीब की जो वीडियो है वो भी मंजर आम पर आई है, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें अंजू फातिमा को, जिसका फातिमा नाम है, उनको रूसी लिबास में हम देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर यही दावा किया जा रहा है कि ये फातिमा और नसरुल्लाह की शादी की तकरीब है, जिस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं उनकी लोगों की जानिब से।
जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है, अच्छी खबर है। लाहौर समेत पंजाब के जो 4 शहर हैं वहाँ पर चिड़ियाघरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने का फैसला किया गया है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क भी दे दिया है। चिड़ियाघर और जो सफारी पार्क है उसको बेहतर बनाने के लिए उनकी जानिब से कुछ तजावीज़ भी मांगी गई हैं, जबकि चिड़ियाघरों की जो आमदन का तयन है ये करने के लिए भी ऑनलाइन टिकटिंग का जो निज़ाम है वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ चिड़ियाघरों में जो वॉकिंग पार्क हैं, प्ले एरियाज़ हैं वो बनाए जाएंगे। सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर का जो सफारी पार्क है उसको सिंगापुर की तर्ज पर जदीद बनाने की बात भी की जा रही है और इसके साथ साथ मुनफरिद और जदीद तफरीहात भी फराम की जाएंगी। और वैसे तो बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव है अगर ये हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी जगहों पर जो पार्किंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो पिकनिक पॉइंट्स जितने भी होते हैं वहाँ पर जो खाने पीने की सहूलियात हैं वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ हम नोटिस करते हैं कि जितने भी पार्क्स हैं या जितनी भी ऐसी तफरीगाहें हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। हम जब भी किसी ऐसे तफरीही जगह पर जाते हैं तो लोग उन जगहों को ख़राब भी करते हैं, वो भी लोगों को शायद समझना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव ले तो फिर हमें भी चाहिए कि अपनी जो जिम्मेदारी है वो हम ज़रूर निभाएं। जो एक सिविल सेंस है वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी सिविक सेंस जो है और जितनी भी ऐसी तफरीगाहें हैं जहाँ पर साफ़ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम बाहर किसी भी मुल्क में चले जाएं तो ये तसव्वुर मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी को तो ये ख्याल आया है कि आम आवाम के लिए जो तफरीगाहें हैं वहाँ भी हर तरह की सहूलियात होनी चाहिए। जहाँ भी हम ट्रैवल करें, जिस भी हम जगह जाएं, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटेशंस ज़रूर होनी चाहिए। तभी अगर हम टूरिज़म की बात करें तो टूरिज़म की हमारी जो फील्ड है वो भी तभी फलेगी फूलेगी, बिज़नेस डेवलप होगा वहाँ पर जब हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और वायरल ख़बर शेयर करते हैं। ब्राज़ीलियन शहरी से मुतालिक ये खबर है। दुनिया के मौमर तरीन शख्स जोस पोलिनो, जो कि अपनी 128वीं सालगिरह से चंद रोज़ कबल ही इंतकाल कर गए हैं। मौमर तरीन शख्स की मौत की वजह उनके जिस्म के कई अज़ा का काम छोड़ना बताई गई हैं। 1970 में जो 17 में जो उसके बनने वाले मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक उनकी जो तारीख पैदाइश है वो 4 अगस्त 1895 बताई जा रही है, यानी कि 1 सदी से ज़ायद का अरसा उन्होंने देखा है। अपनी तवील उम्री के दौरान जोस पोलिनो ने पहले रग्बी लीग फुटबॉल गेम और एक्सरे की दरियाफ्त समेत दुनिया के कई ऐसे तारीखी और यादगार लम्हात हैं जो उन्होंने देखे हैं। जो उसके जो कानूनी मुशीर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर मौजूद तारीख पैदाइश दुरुस्त है तो वो स्पेन की मारिया ब्रेनास, जो कि इस वक्त गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर दुनिया की मौमर तरीन इंसान हैं, उसका रिकॉर्ड रखने वाली खातून को भी पीछे छोड़ देंगे। जोस पोलिनो की 7 औलादें हैं जिनसे उनके 25 पोते हैं, पोतियां हैं, नवासा नवासी हैं, 42 उनके परपोते परपोती परनवासा परनवासी हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनके ख़ानदान की, जबकि उन्होंने अपने 85 सोगवारान छोड़े हैं। जो उसकी पोती फेबुला के मुताबिक उनके दादा जोस पोलिनो 4 साल पहले, यानी कि अगर उनकी हम उम्र 128 बता रहे हैं, 124 साल की उम्र में जब वो थे तो वो घुड़सवारी किया करते थे। बिल्कुल ये हैरानकुन बात है, लेकिन 4 साल कबल उन्होंने घुड़सवारी छोड़ दी थी और गुज़श्ता 1 माह से वो बेड रेस्ट पर थे। फेबुला का ये कहना है कि उनके जो दादा हैं उनके कानूनी मुशीर बलियान की दस्तावेज़ात दही रस्म रिवाज की वजह से गलत भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान को उनकी उम्र के बारे में कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि पोलिनो गोमेज 1 सदी से ज़ायद अरसा ज़िंदा रहे हैं। लेकिन अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इनका नाम मौमर तरीन शख्स की फहरिस्त में वहाँ पर दर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये तो कुछ वायरल खबरें थी, वायरल वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।